हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BSOM 161 समाज शास्त्र का परिचय। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा और जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया, अगर आपको करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा हुआ है, आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं, उससे ये इंटरफेस खुल जाएगा। और नहीं भी होता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे सर्च सेक्शन में जाना है, अपना पेपर कोड सिलेक्ट करना है या फिर सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी गेस्ट पेपर्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे और ये गेस्ट पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच के संबंध की व्याख्या कीजिए। यानी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान आपस में किस तरीके से संबंधित है ये हमको बताना है, ठीक है। जब भी आप अपना उत्तर लिखेंगे, जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको 3 भागों में से डिवाइड करना है। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसके बाद आता है मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु जो आपकी मेन बॉडी होती है, इसमें आप अपने उदाहरण या फिर और भी चीजें ऐड करते हैं, और लास्ट में आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष और परिचय के बिना आपका उत्तर बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन और उसके व्यवहार को समझना, और समाज शास्त्र समाज यानी सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों जो है सामाजिक विज्ञान की ही शाखा है और इन दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को समझना होता है और उनकी उनके व्यवहार को समझना होता है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समूहों का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति के मन, विचारों, भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी जो समाज शास्त्र है उसके अंदर हम समाज की हो रही गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके समूह के अध्ययन करते हैं, और मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के आंतरिक मन, उसकी भावनाओं के बारे में पढ़ते हैं। दोनों विषय अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी अलग अलग है, एक समाज की बात करता है और एक मनोविज्ञान की, लेकिन इन दोनों का जुड़ाव आपस में है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरह समझने के लिए उसके मानसिक और सामाजिक दोनों पक्षों का अध्ययन आवश्यक होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर हम जानना चाहते हैं या उसके व्यवहार को समझना चाहते हैं तो उसके मानसिक और सामाजिक दोनों पक्षों का हमें अध्ययन करना होगा। समाज शास्त्र का अर्थ, समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह जानने का प्रयास करता है कि समाज व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी समाज शास्त्र जो है एक व्यक्ति के जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। यह समझता है कि एक व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है सॉरी, और उसके समाज की जो संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, उनको समझने का प्रयास हम समाज शास्त्र के अंदर करते हैं। और मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति के मन, सोच, भावनाओं, व्यक्तित्व, सीखने की प्रक्रिया, प्रेरणा तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी जब हम बाहरी व्यवहार की, बाहरी वातावरण की बात करते हैं तो हम समाज शास्त्र की बात कर रहे होते हैं, और जब हम एक व्यक्ति के अंदर की बात कर रहे हैं, उसकी सोच, व्यवहार, भावनाओं की बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान यानी मन, जैसे नाम से पता चल रहा है, समाज शास्त्र यानी समाज की बात, मनोविज्ञान यानी मन की बात, ठीक है। यह समझने का प्रयास करता है कि व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार सोचता या व्यवहार करता है। यानी अगर वो किसी डर की स्थिति में है तो वो कैसा व्यवहार करता है, या किसी खुशी की भावना को कैसे व्यक्त करता है। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध,
सबसे इसमें हम मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध कैसे है। दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी दोनों के अंदर ही हम मानव व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। दोनों विषयों का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार को समझना। समाज शास्त्र सामाजिक दृष्टि से व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान मानसिक दृष्टि से उसका अध्ययन करता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर निर्भर है। व्यक्ति समाज में रहकर अपने विचार, आदतें और व्यवहार विकसित करता है, वही समाज भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है। इसलिए दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। यानी हम देखते हैं कि लोगों से ही समाज बनता है, व्यक्तियों से ही समाज बनता है, और व्यक्ति की मनोविज्ञान, हम जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हम व्यक्ति की दशा पढ़ते हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति है उसी से बनता है समाज शास्त्र। तो समाज बनता है लोगों से, ठीक है। अगला है समाजीकरण को समझने में सहायता। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्यों, संस्कृतियां सीखता है। समाजशास्त्र इस प्रक्रिया का सामाजिक पक्ष बताता है, जबकि मनोविज्ञान यह समझाता है कि व्यक्ति इन बातों को मानसिक रूप से कैसे सीखता व अपनाता है। यानी समाजशास्त्र में हम समाज के नियम, मूल्यों के बारे में जानते हैं, वही मनोविज्ञान में हम व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में जानते हैं। सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग, अपराध, नशाखोरी, बेरोजगारी, घरेलू हिंसा, तनाव और आत्महत्या जैसी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान आवश्यक है। यानी किसी व्यक्ति की बारे में जानने के लिए उसकी क्या स्थिति है और समाज की क्या स्थिति है, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा और परिवार में उपयोग, विद्यालय, परिवार और कार्य स्थल पर व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए दोनों विषयों का उपयोग किया जाता है। इसमें बेहतर शिक्षा, पारिवारिक संबंध और सामाजिक वातावरण बनने में मदद मिलती है। यानी परिवार और एक जैसे शिक्षा है, परिवार है, इनका उपयोग हम व्यक्ति के, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम अपने मनोदशा का, हम अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, समाज का विकास करते हैं, वो यानी दोनों को प्रभावित करती है शिक्षा और परिवार की स्थिति। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर। सॉरी, गला खराब है मेरा। तो अभी हमने इसके संबंध यानी इन दोनों के बीच में क्या जुड़ाव है पढ़ा। अब हम इनके बीच में अंतर पढ़ते हैं, यानी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। समाज और सामाजिक समूह का इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें व्यक्ति के मन, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी पहले हम समाजशास्त्र के ही पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मनोविज्ञान के पढ़ते हैं। यानी ये समाज की बातें करता है। अध्ययन की इकाई समाज या समूह होती है। सामाजिक संस्थाएं सांस्कृतिक और परंपराओं पर ध्यान देती है, सामाजिक कारणों का महत्व देती है और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करती है। यानी हम सीधे सीधे बात समाज की ही करते हैं। इसमें व्यक्ति के मन और व्यवहार का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। अध्ययन की इसमें अध्ययन की इकाई समाज था, इसमें अध्ययन की इकाई व्यक्ति है। यानी जो मेन पार्ट है, यानी पूरी फिल्म का जो हीरो है वो इसमें व्यक्ति है और इसमें समाज है। भावनाओं, विचारों और व्यक्तित्व पर ध्यान देता है, मानसिक कारणों का महत्व देता है, मानसिक विकास और व्यवहार का अध्ययन कराता है। फिल्म का मतलब वो वाली फिल्म मत ले जाना। मैं एक कहानी का, जैसे हम एक कहानी में मेन किसको मानते हैं, हीरो को मानते हैं ना, वैसे मैंने बताया कि इस मनोविज्ञान में पूरे में व्यक्ति के बारे में बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों विषयों का महत्व, यानी दोनों विषयों का आपस में क्या महत्व है। दोनों व्यवहार में सही ढंग से समझने में सहायता मिलती है। सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोग करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, परामर्श की इकाई में महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में शांति, सहयोग और बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। यानी दोनों का महत्व सीधा सीधा समाज की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श, इन सामाजिक समस्याओं के परामर्श उपयोग, उसके समाधान में मदद करते हैं। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए दोनों विषय आवश्यक हैं। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक विषय यानी आपस में जुड़ाव रखते हैं। समाज शास्त्र समाज और सामाजिक संबंधों को समझता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति के मन, व्यवहार का अध्ययन करता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरह समझने के लिए सामाजिक और
मानसिक दोनों पक्षों का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आधुनिक समाज में शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य, प्रशासन और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के संयुक्त अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपस में जब हम आप खुद भी सोच सकते हैं। उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, आप है, एक व्यक्ति छोड़िए, आप है, आपकी जो मानसिक स्थिति है या फिर आपके जो व्यवहार है या जो आपकी सोच है, आपके विचार है, वो आपके आसपास रहने वाले जितने भी लोग उनको सीधा सीधा प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके साथ जो आपका परिवार है वो प्रभावित होता है, फिर आपके परिवार के जो और दूसरे परिवार होते हैं आस पड़ोस में उनको प्रभावित करता है, और धीरे धीरे वो पूरे समाज को प्रभावित करता है। यानी एक व्यक्ति की सोच या एक व्यक्ति के जो विचार है वो पूरे समाज पर पड़ते हैं। वैसे यहाँ होता है कि जब एक शिक्षित व्यक्ति जो है और लोगों को शिक्षित करने के लिए तर्क कर सकता है, सवाल कर सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको राय दे सकता है। यानी ये चीजें सब आपस में कनेक्ट है, इसीलिए आपस में परस्पर संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण क्या है? प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण के उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। इसमें हमें समाजीकरण क्या है ये बताना है और प्राथमिक द्वितीय समाजीकरण के उदाहरणों पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, परंपरा, भाषा, व्यवहार और संस्कृति को सीखता है। यानी समाजीकरण के अंदर एक व्यक्ति अपनी परंपराओं, अपनी भाषा, यानी आप हैं, आप जब जन्म लिए होंगे तो सीधा थोड़ी ना बोलने शुरू कर दिया या कुछ, आपने आसपास के लोगों को देखा, फिर आप बाहर गए थोड़ा सा तो आपने समाज में लोगों को देखा कि वो कैसे रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं या उनके क्या नियम है, कुछ आपको सही लगे कुछ नहीं लगे, तो वो क्या है? वो समाजीकरण है। यानी इस व्यवस्था में एक व्यक्ति जो है मूल्यों को समझता है। जन्म के समय बच्चा केवल जैविक प्राणी होता है, लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वह सामाजिक प्राणी बनता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जन्म के समय जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति है, अभी उसको कुछ किसी समाज से नहीं जुड़ा, किसी चीज से नहीं जुड़ा, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, समाज में कदम रखता है, तो वो समाजीकरण यानी सामाजिक प्राणी बन जाता है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाजीकरण का अर्थ, यानी समाजीकरण होता क्या है? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समाज के अनुसार सोचने, बोलने, व्यवहार करने का तरीका सीखता है। यानी अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं तो हमें उस तरीके की बोली, जैसे हम अगर थोड़ा सा हरियाणवी, अगर हम हरियाणा में, अगर जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी जो बोली है वो थोड़ी हरियाणवी हो सकती है, या मुझे हो सकता है जैसे मैं बंगाल चले जाऊँ तो मुझे बंगाल की भाषा समझ है, क्योंकि यानी वो विचार जो वहाँ की बोली है वो वहाँ के लोगों ने अपने वातावरण से ही सीखी है। ठीक है, इसके माध्यम से व्यक्ति समाज में रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, अधिकार और कर्तव्य को समझता है यह तथा समाज का जिम्मेदार सदस्य बनता है। यानी अगर मैं समाज में रह रही हूँ तो मैं समाज के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति बन रही हूँ, यानी मैं समाज के प्रति जिम्मेदार हूँ। वहाँ के नियम, वहाँ की बोली, रीति रिवाज, नैतिक विचारों यानी नैतिक मूल्य पर जो है उनके प्रति मैं जिम्मेदार हूँ। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना, साफ सफाई रखना सीखता है। यानी यह समाजीकरण का ही परिणाम है। यानी अगर हम अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से कुछ सीखते हैं तो वो एक समाजीकरण की ही परछाई है। यानी हमें क्या पता कि हमें क्या करना है, हमसे जो बड़े हैं वही सिखाएंगे। तो वही है प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण जीवन में प्रारंभिक वर्षों में होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि इस समय बच्चे के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। यानी जब वो बिल्कुल जन्म के समय होता है या कुछ जन्म से लेकर कुछ समय का जो उसकी व्यवस्था होती है उस समय वो सीखता होता है, यानी चीजें सीखता है, तो उस समय हम उसके व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। इस समाजीकरण का मुख्य माध्यम परिवार होता है। जो भी बच्चा जो होता है वो सबसे पहले सीखता है अपने घर से, फिर सीखता है अपने विद्यालय यानी शिक्षा के माध्यम से, फिर वो धीरे धीरे समाज में बैठना शुरू करता है और फिर समाज की चीजें सीखता है। प्राथमिक समाजीकरण की विशेषता है, जन्म से बचपन तक होता है। यानी प्राथमिक जो ये चरण है ये होता है जन्म से बचपन तक, यानी आप जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से जो आपको बचपना है उस समय तक। बचपना आई मीन टू से अगर आप 22 साल या 23 साल में बचपना दिखा रहे हैं तो वो बचपना नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप 5-6 साल के हैं जिस समय आप चीजें सीख रहे हैं। परिवार का मुख्य माध्यम, यानी परिवार इसका मुख्य माध्यम होता है सीखने की राह में।
भाषा, नैतिकता और अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, यानी यहीं से एक व्यक्तित्व के निर्माण की बुनियाद रखी जाती है। बच्चे के अनुसार प्रेम और स्नेह की भावना विकसित होती है, यानी बच्चे में स्नेह, लगाव, प्रेम जो है, जैसे शुरुआत में बच्चे को अपना जो सबसे पहला प्रेम या स्नेह होता है वो अपनी माता के प्रति होता है। तो आप ये उदाहरण में भी लिख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे माता पिता बच्चे को बोलना चलना सिखाते हैं, बच्चे को बड़ा सम्मान करना सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान सिखाते हैं। परिवार में भोजन करने के नियम, स्वच्छता की आदतें सिखाते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान करते हैं, यानी पूजा पाठ इत्यादि का ज्ञान आपको कराते हैं। यानी ये बचपन का दौर होता है जिसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। फिर आता है द्वितीय समाजीकरण। द्वितीय समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो बचपन के बाद शुरू होती है, यानी कुछ बचपन के बाद, मेरा मतलब है 12 या जैसे कोई 10 या 12 साल की उम्र के बाद आपका जो उम्र है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें व्यक्ति परिवार से बाहर और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, नियम, व्यवहार और जिम्मेदारियां सीखते हैं। यानी जिम्मेदारियां यहाँ मतलब उन बच्चों को जैसे 18 साल से आप बड़े हैं तो आपके जो है कंधों पर जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। यह पूरे जीवन भर चल सकती है, यानी आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आप पर नियम भी कुछ बन जाते हैं। द्वितीय समाजीकरण के प्रमुख माध्यम जैसे विद्यालय, मित्र समूह, कार्यालय, मीडिया, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। यानी आप विद्यालय जाते हैं वहां आप चीजें सीखते हैं, मित्र समूह अपने ग्रुप या आप दोस्तों के साथ चीजें सीखते हैं, कार्यालय आप अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां सीखते हैं, मीडिया यानी आप न्यूज देखते हैं या सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहते हैं। आज का जमाना इंस्टाग्राम का है तो लोग उस पर ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो क्या जो वो चीजें सीख रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं? आजकल छोटे छोटे बच्चों को फोन चलाना आता है। क्यों आता है? पहले के टाइम पे बच्चों को फोन नहीं चलाना आता था, इतने छोटे बच्चों को। पर वो क्या हो रहा है, ये वातावरण है, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं हमारे आसपास की। और सामाजिक धार्मिक संस्थाएं यानी ऐसी संस्थाएं जो धार्मिक प्रचार करती है उनसे हमें सीखने को मिलता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं पढ़ लेते हैं। परिवार के बाहर होता है, यानी परिवार की सीमा से बाहर चीजें हम सीखते हैं। व्यक्ति एक नई भूमिका और जिम्मेदारी सीखता है, यानी नई नई भूमिकाएं उसकी बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करता है, जीवन भर चलता रहता है। बदलते समाज के अनुसार व्यक्ति को ढलने में सहायता करता है, यानी धीरे धीरे जैसे समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, उसमें उसे ढलने में मदद करता है बाहर का वातावरण। द्वितीय समाजीकरण के कुछ उदाहरण, विद्यालयों में छात्र समय का पालन, अनुशासन सीखते हैं, मित्रों के साथ चलकर सहयोग और टीम वर्क सीखते हैं। नौकरी में कर्मचारी कार्य, नियम, समय का पालन और जिम्मेदारियां सीखते हैं। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से नई जानकारी मिलती है, जिससे सामाजिक व्यवहार सीखने को मिलता है, जो भी अभी मैंने आपको सब बताया था। सामाजिक प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण के बीच अंतर, सबसे पहले प्राथमिक पढ़ लेते हैं कि बचपन में होता है, यानी आपके बचपन के समय जब आप विद्यालय से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ परिवार और जन्म से लेकर आप कनेक्टेड हैं, जन्म से परिवार के बीच का समय है। इसका प्रमुख माध्यम होता है परिवार, यानी परिवार में ही आप चीजें सीखते हैं। व्यक्तित्व की नींव यहाँ पर आपके व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। और जीवन में के प्रारंभिक अनुभव यानी शुरुआती अनुभव, गिरना, उठना, संभलना, खाना पीना, कुछ ये जीवन की शुरुआती चीजें हैं जो आप यहाँ सीखते हैं परिवार में। सीमित सामाजिक वातावरण, यानी आप समाज से थोड़ा सा अलग होते हैं, मतलब बहुत सीमित चीजें होती हैं यहाँ। वहीं दूसरी ओर द्वितीय समाजीकरण जहाँ बचपन के बाद शुरू होता है, यानी आप बढ़ती उम्र में विद्यालय जाते हैं, मित्रों के साथ जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, मीडिया से आप चीजें सीखते हैं। व्यक्तित्व का विकास इसमें और तेज होता है। ये सामाजिक जिम्मेदारियों को सिखाता है और व्यापक सामाजिकरण वातावरण बनाता है। समाजीकरण का महत्व पढ़ लेते हैं। व्यक्ति को समाज की जिम्मेदार सदस्य बनाता है, नैतिक मूल्य और अनुशासन का विकास करता है, सामाजिक एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाता है, व्यक्तित्व का संतुलन विकास करता है, समाज की संस्कृति और परंपराओं की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी आपके टाइम से आने वाली पीढ़ी में जो बदलाव होंगे उसके बारे में कौन सिखाएगा? आप लोग चीजें अपने आसपास से ही तो सीखेंगे। व्यक्ति को भिन्न सामाजिक भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन सिखाता है, यानी हमें चीजों से कैसे टैकल करना है, कैसे चीजों को संभालना है, ये हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। समाजीकरण मानव जीवन का एक निरंतर और आवश्यक प्रक्रिया होती है, यानी समाजीकरण हमारे जीवन में
बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है। इसके बिना व्यक्ति समाज में उचित ढंग से जीवन नहीं जी पाता। यानी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, यानी बिल्कुल अपने अंदर ही रहते हैं, क्योंकि वो समाज से ज्यादा कनेक्ट नहीं हुए, लोगों से मिले जुले नहीं है, या चीजें उन्होंने अभी तक सीखी नहीं है, जो शायद अपने घर के वातावरण में सिमट के रह गए हैं। तो उनका जो जीवन है वो उचित ढंग से नहीं वो चीजें सीख पाते हैं। एक व्यक्तित्व के विकास के लिए आपको लोगों से मिलना जुलना, समझना चीजें आवश्यक है। प्राथमिक समाजीकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत नींव सिखाता है, वहीं द्वितीय समाजीकरण उस बदलते समाज, शिक्षा, कार्यालय, सामाजिक जीवन के अनुसार विकास करता है। दोनों प्रकार के समाजीकरण मिलकर व्यक्ति को एक जिम्मेदार, अनुशासित और सफल नागरिक बनाते हैं। इसलिए समाज और व्यक्ति दोनों के विकास में समाजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी पहले चरण में हम बचपन में चीजें सीखते हैं, यानी सीखते होते हैं, और धीरे धीरे वातावरण में ढलते हैं, और जो द्वितीय होता है उसमें हम थोड़ा सा स्पीड अप करके, थोड़ा सा तेजी से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, कार्यालय जाते हैं, समाज से कनेक्ट होकर चीजें ज्यादा सीखते हैं। इसलिए थोड़ा बाहर से कनेक्ट रहना भी बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। भारत में सांस्कृतिक अनेकता और एकता की प्रकृति की चर्चा कीजिए। भारत की जो संस्कृति है उसमें जो एकता है और अनेकता है उसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से हमेशा शुरू करेंगे। भारत विश्व के सबसे विविध देशों में से एक है। यहाँ धर्म, भाषाएं, जातियां, रीति रिवाज, पहनावे, भोजन और जीवन शैली देखने को मिलती है। यानी और देशों के मुकाबले हम देख सकते हैं कि भारत जो है सबसे ज्यादा इसमें धर्म, जाति या फिर रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हर 10 किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि नई भाषा या फिर एक नई रीति, कोई नया रिवाज वहाँ चलता है, नया त्योहार वहाँ मनाया जाता है। इसी कारण भारत को विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद भारत के लोगों ने राष्ट्रीय एकता, आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को बनी रहती है। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी सबसे बड़ी विशेषता हमसे कह सकते हैं, इतनी सारी डिफरेंसेस, इतने सारी विविधताएं होने के बाद भी भारत एक है। यानी आज भी लोगों के मन में इंसानियत है, लोग एक दूसरे के धर्म, जाति, रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सांस्कृतिक अनेकता का अर्थ है, इसमें सांस्कृतिक अनेकता का अर्थ पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक अनेकता का अर्थ है कि एक देश की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, परंपराएं, भाषा और जीवन जीने के तरीके मौजूद हो। भारत में विविधता हर क्षेत्र में दिखाई देती है। भारत के कोने कोने में हम इसको देख सकते हैं। भारत में सांस्कृतिक अनेकता के प्रमुख आधार यानी धार्मिक विविधता। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी आदि। सभी धर्मों में लोग अपने अपने त्योहार, धार्मिक परंपराएं मनाते हैं। उदाहरण के लिए दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारे त्योहार हम देखते हैं कि अब तो लोग सभी मनाने लगे हैं। यानी क्रिसमस का त्योहार मैक्सिमम हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, वो भी मनाने लगे। यानी जो दूसरों के पर्व है वो भी लोगों को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। भाषाई विविधताएं। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोली जाती है। यानी बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर 10 किलोमीटर पे आप एक थोड़ी सी नई भाषा, यानी थोड़ी सी बदलाव की भाषा को देखेंगे। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम इत्यादि प्रमुख भाषाएं, यानी भारतीय संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता दी है। खान पान में विविधताएं। भारत अलग अलग राज्यों का भोजन अलग अलग, यानी सब जैसे पंजाब में आप देखते हैं कि लस्सी, सरसों का साग वगैरह ज्यादा होता है पॉपुलर। वहीं लिट्टी चोखा भी आता है। यानी ऐसे बहुत सारे भोजन व्यंजन है जो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में पॉपुलर है। उत्तर भारत में रोटी, दाल अधिक खाई जाती है, जबकि दक्षिण में इडली, डोसा यानी चावल लोकप्रिय होता है। यानी उत्तर भारत में आप गेहूं की लोकप्रियता देख सकते हैं और दक्षिण भारत में चावल की लोकप्रियता। पश्चिम में ढोकला और पूर्व में मछली और चावल अधिक प्रसिद्ध है। यानी हम देखते हैं कि हर कोने में भारत में अलग अलग चीजें हर राज्य में। इसमें आप राज्यों के उदाहरण भी दे सकते हैं कि किस राज्य का क्या प्रमुख है। आप भी अपने राज्य का कमेंट सेक्शन में बताना कि खाने पीने में क्या सबसे बेस्ट है आपके यहाँ का, ठीक है। वेशभूषा में विविधता, यानी भारत की विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी वेशभूषा होती है। जैसे साड़ी, धोती, कुर्ता, पजामा, लहंगा, सलवार सूट
या जो भी फ्रॉक वगैरह होता है, यानी हर कोने में हम देखते हैं कि अलग अलग वेशभूषा है। जैसे कहीं कहीं पर एक साड़ी को ही पहनने के बहुत सारे तरीके हम देखते हैं भारत में है, मौजूद है। कला और संस्कृति की विविधता, भारत में अनेक प्रकार के लोक नृत्य, संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प, यानी हम देखते हैं कि इतनी सारे भारत में नृत्य या संगीत और चित्रकलाएं मौजूद हैं। इतनी सारी प्राचीन चीजें आप देखते हैं कि म्यूजियम वगैरह में रखी रहती है, वो कितनी कितनी लोकप्रिय है। भारत का डांस यानी भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा, कथकली जैसे नृत्य तो बहुत प्रसिद्ध, यानी आप देखते हैं कि इतने सारे डांस फॉर्म तो शायद ही किसी देश में हो जो हमारे भारत में मिलते हैं। कहीं जैसे भांगड़ा पंजाब में, गरबा गुजरात में, और हरियाणा का वो हरियाणवी डांस, यानी ये सब चीजें जो है कला की विविधता हमारे देश में देखने को मिलती है, बाहर देखने को नहीं मिलती है। भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रकृति, इतनी विविधताओं के बावजूद भारत में एक मजबूत सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, यानी इतनी सारी विविधताएं फिर भी एकता कैसे है, इसके बहुत सारे कारण हैं। साझा सांस्कृतिक विरासत, भारत का इतिहास, साहित्यिक, दर्शन और आध्यात्मिक परंपराएं पूरे देश में जुड़ी हैं। जैसे रामायण, महाभारत व अन्य ग्रंथ हमें इसे प्रभावित करते हैं। पूरे भारत में जब हम रामायण महाभारत की प्रचलितता देखते हैं, चाहे वो दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, उसमें हम रामायण के नए नए रूप, महाभारत के नए नए रूप, यानी भगवान वही है लेकिन उनके रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, ये हमें देखने को मिलता है। इसके ज्ञान हमें कहाँ से हुआ है, हमें साहित्य से पता चला है, इतिहास से, परंपराओं से पता चला है। संविधान और लोकतंत्र, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। धर्म, भाषा, संस्कृति की और स्वतंत्रता होने के बावजूद सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है, चाहे कि कोई भी किसी भी धर्म, जाति का है, लिंग का है, चाहे कोई भी ऊंची कास्ट का है, नीची कास्ट का है, ज्यादा पैसे वाला है, कम पैसे वाला है, भारतीय संविधान में सब एक समान है। राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपद जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पूरे देश में समान उत्सव मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, यानी जो कुछ प्रमुख त्योहार है जो पूरे देश में एक जैसे मना देते हैं, जैसे कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, जाति हो, सबके लिए समान है। जैसे स्वतंत्रता का दिवस होता है, और राष्ट्र के ध्वज और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान सभी लोगों का एकता का प्रतीक है। त्योहारों का मिलजुल कर उत्सव, भारत में लोग केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के धार्मिक त्योहारों में भी मिलकर मनाते हैं। इससे प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ती है। जैसे दिवाली का त्योहार है जिसे हम देखते हैं कि पूरे भारत में बढ़ चढ़ के मनाया जाता है। आप चाहे तो इसमें उदाहरण अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक चीजें, यानी आपके ही आसपास घूम रही हैं ये चीजें जो आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। शिक्षा और संचार का योगदान, शिक्षा, मीडिया, इंटरनेट और परिवहन ने देश के विभिन्न भागों में लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा है और सांस्कृतिक एकता मजबूत हुई है। यानी इससे क्या है कि एक दूसरे के प्रति आप देखते हैं कि भारत में जो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से घूमने आते हैं, वो क्या देखते हैं कि इससे भारत की जो संस्कृति है वो उनके मन में लोकप्रियता का भावना रखते हैं, उनको पसंद आती है। ये कैसे होता है, कई बार हम देखते हैं कि फोन, इंटरनेट के जरिए लोग बाहर की चीजों को यहाँ देखते हैं और हम भी बाहर की चीजों को देख सकते हैं। यानी ये सब शिक्षा, परिवहन का ही परिणाम है, एक दूसरे को करीब लाया है, संस्कृति का आदान प्रदान इससे बढ़ा है, सब वैश्वीकरण की देन है। सांस्कृतिक अनेकता में एकता का महत्व क्या है, देश अनेकता और एकता का महत्व, देश और आपसी सम्मान, शिष्टाचार बढ़ता है, विभिन्न संस्कृतियों से सीखने का अवसर मिलता है, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव मजबूत होता है, पर्यटन, कला, साहित्य और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, लोकतंत्र और सामाजिक विकास यहाँ मजबूत होता है। ये इसके कुछ महत्व थे। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी पहचान उसकी विविधता में एकता है, यानी हम कई बार बोलते हैं ना विविधताओं में एकता, यानी अनेकताओं में एकता भारत में देखी जा सकती है। तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा होने के बावजूद सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में जुड़े हुए हैं, यानी सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ये सांस्कृतिक एकता भारत की शक्ति है, यानी इसी एकता को हम भारत की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। हमें सभी संस्कृतियों को सम्मान करना चाहिए, आपसी प्रेम, सहयोग, भाईचारे की भावना बनाए रखनी चाहिए। इससे भारत में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता और अधिक मजबूत होती है, यानी हमें हर धर्म, जाति या हर वर्ग के लोगों के लिए प्रति सहयोग, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज शास्त्र में के एक विषय के रूप में उदय की चर्चा कीजिए। समाज शास्त्र एक विषय के रूप में कैसे विकसित हुआ है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे।
समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी समाज के बारे में जब हम एक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे समाजशास्त्र कहा जाता है, जिसमें समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, समूहों और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक आधुनिक सामाजिक विज्ञान है जिसका विकास 19वीं शताब्दी में हुआ है। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सामाजिक परिवर्तन ने समाजशास्त्र के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन परंपराओं के कारण समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने में आवश्यकता महसूस हुई है। यानी जब हम देखते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और जितने भी परिवर्तन है, ये इन सभी का परिणाम है समाज शास्त्र का उदय। ठीक है, समाज शास्त्र का अर्थ, यानी समाज शास्त्र का जो इसका नाम है साइकोलॉजी, इसका मतलब क्या है? तो समाज शास्त्र साइकोलॉजी होता है, इसका मतलब ये लैटिन भाषा और यूनान भाषा का मिश्रण है, जिसका मतलब होता है समाज या साथी, और लॉजिस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान, समाज का अध्ययन, अर्थात समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। समाज शास्त्र के उदय का कारण औद्योगिक क्रांति, यानी इसके कुछ उदय के प्रमुख कारण थे। सबसे पहला था औद्योगिक क्रांति। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। कारखानों की स्थापना, मशीनों का उपयोग, शहरों का विकास तेजी से हुआ। इससे लोगों के जीवन, परिवार, रोजगार में बड़े बदलाव आए। इन परिवर्तनों को समझने के लिए समाजशास्त्र का विकास हुआ, यानी धीरे धीरे जो लोगों, जैसे औद्योगिक क्रांति की वजह से लोगों के जीवन में बदलाव आए, कारखाने हुए, कहाँ वो पहले कृषि करते थे, फिर धीरे धीरे शहरों की तरफ भागने लगे, यानी जो परिवर्तन उनके जीवन में आए उसके वो हमें समाजशास्त्र को पढ़ने में मदद करता है और समझने में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार को बढ़ावा दिया। इससे समाज और राजनीति बड़े परिवर्तन हुए। इससे समाज में नई व्यवस्थाओं को समझने के लिए समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई। यानी जो जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं कि राजनीति में क्या परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो हम अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं। वैसे ही समाज की बदलाव के बारे में जो भी इन क्रांतियों की वजह से हुए वो हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक सोच का विकास। 19वीं शताब्दी में विज्ञान का तेजी से विकास हुआ। लोगों ने सामाजिक समस्याओं को भी वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया। इससे समाजशास्त्र का एक वैज्ञानिक विषय के रूप में उभर गया, यानी हम सामाजिक समस्याओं को विज्ञान से यहाँ जोड़ दिया गया। धीरे धीरे विज्ञान सोच का विकास हुआ। शहरीकरण, उद्योग के कारण लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे, यानी लोगों को अब ज्यादा फायदा शहरों के कारखानों या फिर फैक्ट्रियों में काम करके मिल रहा था। इससे बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, झुग्गी बस्तियां जैसी समस्याएं बढ़ गई। यानी अब लोग क्या करते हैं कि शहरों की तरफ जाते हैं, वहां बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है और लोगों के पास घर नहीं होता तो वो झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू कर देते हैं। इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हमें समाजशास्त्र का महत्व बढ़ जाता है। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, लोकतंत्र, संचार, परिवहन और नई तकनीकों के कारण समाज में निरंतर परिवर्तन होने लगे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र का विकास हुआ, यानी धीरे धीरे जो परिवर्तन हुए उनके विकास, जो भी चीजें बदली हैं उनके अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का विकास हुआ है। समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक, यानी समाजशास्त्र में जैसे राजनीति के विचारक होते हैं वैसे समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक है। एक है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने 1838 में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, यानी समाजशास्त्र का प्रयोग किया था। उनका मानना था कि समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। हर्बर्ट स्पेशर ने समाज की तुलना में एक जीवित शरीर से की है, यानी समाज जो है एक जीवित शरीर है, उन्होंने एक जीवित प्राणी से किया। उनका मानना है कि समाज भी समय के साथ विकसित होता है, यानी आप देखते हैं कि कितना अभी डिजिटल हो गया है भारत या फिर पूरा वर्ल्ड ही कहें तो। एमिल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को स्वतंत्र वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन की विशेष बल दिया, यानी जो सामाजिक तथ्य हैं जो उन्होंने बताए थे, जनसंख्या और वो वगैरह वगैरह जो हमने पहले पढ़े थे, वो सब जो है समाज की नींव रखते हैं, उनके अध्ययन पर बल ये देते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद और आर्थिक असमानता का अध्ययन किया है। उनके विचार समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैक्स वेबर में सामाजिक प्रक्रिया
नौकरशाही और धर्म समाज के प्रभाव का अध्ययन किया, यानी उन्होंने समाज की में जो क्रियाएं हैं, नौकरशाही का क्या महत्व है, धर्म ने समाज को कैसे प्रभावित किया है, इन सब के बारे में मैक्स वेबर ने बताया है। समाज शास्त्र का महत्व, समाज और सामाजिक समस्याओं को समझने की सहायता करता है, यानी सामाजिक यह समाज शास्त्र जो है, जो समाज है, समाज की समस्याएं उनको समझने में मदद करता है। समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्यों परिवर्तन आ रहे हैं, इन कारणों को समझने में मदद करता है। सामाजिक समानता न्याय को बढ़ावा देता है। सरकार की नीतियां बनाने में मदद करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, ग्रामीण एवं शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाता है, उपयोगी साबित होता है। सामाजिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान समाज शास्त्र देता है, यानी समाज शास्त्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है एक समाज को समझने के लिए, एक व्यक्ति की मनोदशा को समझने के लिए। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। समाज शास्त्र का उदय समाज में हुए बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों का परिणाम है, यानी समाज शास्त्र का उदय समाज में आए आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों का ही परिणाम है। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, वैज्ञानिक सोच, शहरीकरण ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑगस्ट क्राम्ट, एमिल दुर्किम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट मैक्स वेबर जैसे विद्वानों ने स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में इसे स्थापित किया है। आज समाज शास्त्र समाज को समझने में, समाज की समस्याओं के समाधान खोजने तथा सामाजिक विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, यानी हमें एक समाज को समझने में, एक व्यक्ति को समझने में, व्यक्तित्व को समझने में और एक व्यक्ति के विकास में समाज शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपको गैस पेपर सॉल्व करने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपको ये पेपर दोबारा नहीं देना है तो आप क्या कीजिएगा कि मैक्सिमम चीजें आप इसमें कवर कीजिए, क्योंकि समाज शास्त्र हमारे आसपास की चीजें ही हैं, तो आप उदाहरण भी अपने आसपास हो रही चीजों से ले सकते हैं। समाज शास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगता है तो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टिंग जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से एग्जाम कीजिएगा।